Hello, class 8. Today we are going to discuss a very important topic, that is impact of biodiversity loss. अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि क्या कॉजेज़ थे बायोडाइवर्सिटी के लॉस के। अब उसके क्या प्रभाव हैं, क्या असर है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। डिफॉरेस्टेशन आप अच्छे से जानते हैं, जो पेड़ों की कटाव होती है, कट जाती हैं। हम लोग डिफरेंट कारण से हम लोग डेवलपमेंट और मोनोकल्चर, एक्जॉटिक स्पीसीज़, हंटिंग, फिशिंग, ये सब सारी चीज़ें देखे हैं। पोल्यूशन का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, सारी चीज़ें हमने देखा है। इन सब कारणों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जो स्पीसीज़ है उनकी जो नेचुरल होम है उसका डिस्ट्रक्शन हमने देखा है हर केसेस में। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। हम देखते हैं कि क्या सब इसमें होता है, क्या कॉन्सिक्वेंस है ना। बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो इम्पैक्ट हैं, क्या जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हैं। ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, डिप्लीशन और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ द ग्रेवेस्ट। इन सारे लॉस में जो बायोडाइवर्सिटी हमारी जो ख़त्म हो रही है, ये सबसे सीवियर और बहुत ख़तरनाक या हम ये कहें कि सबसे बड़ा लॉस जो है हमारा वो यही है। दिस इज़ बिकॉज वी मे बी एबल टू रीफॉरेस्ट आवर हैंड्स, रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, कंट्रोल फ्लड्स एंड ड्रॉट्स और अरेस्ट क्लाइमेट चेंज इफ़ वी मेक एन एफर्ट। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। दिस इज़ बिकॉज वी मे बी एबल टू रीफॉरेस्ट आवर लैंड, कहता कि हम अपने ज़मीन को फिर से वापस ऐसा फॉरेस्ट बना लें, रिस्टोर कर लें सॉइल फर्टिलिटी को, कंट्रोल कर लें फ्लड्स को, ड्रॉट्स को, या क्लाइमेटिक जो चेंज आ रहा है इसको हम रोक लें। ये तभी पॉसिबल है जब हम कोई एफ़र्ट लगाएं। और दूसरी चीज़, अगर जो हम आर्टिफिशियली बहुत सारे जो फॉरेस्ट अगर हम क्रिएट भी कर लेते हैं, या मान लीजिए हम प्लांटेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है, मैं 2 पेड़ काटता हूँ और उसके बदले में 2 पेड़ लगा देता हूँ, तब भी आप समझो जो पेड़ आप काट रहे हो वो बना बनाया बड़ा सा पेड़ है, वो जितना ऑक्सीजन अभी दे रहा होगा उतना ऑक्सीजन जो प्लांट अभी आप लगाओगे वो तो नहीं देगा। और उसको जो पेड़ आप काट रहे हो वैसा पेड़ बनने में जो समय लगेगा उसमें भी तो लॉस आ गया ना, है ना। तो ये भी एक लॉस है। कहने का मतलब कि अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं, जैसे रिफॉरेस्ट कर लें हम अपने लैंड्स को, सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर कर लें, फ्लड और ड्रॉट्स को हम कंट्रोल कर लें, तब भी इन मेकिंग ऑफ दिस प्रोसेसेस, इनको रिस्टोरेशन करने में जो समय लगेगा उसमें जो हमारा लॉस हो गया वो लॉस कैसे पूरा होगा, है ना। तो ये एक बड़ी बात है। बट वी कैन नेवर गेट बैक द स्पीसीज वी हैव लॉस्ट। कहता है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है कि आप अच्छा कर लो, बट जो लॉस हो गया है वो मुझे वापस कैसे मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत सीवियर लॉस है, ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बात करेंगे कि कैसे शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। देखिए, शॉर्ट टर्म का मतलब कि थोड़े समय के लिए या तुरंत कोई चीज़ जो है, अगर मान लो हमारे घर से कोई चीज़ गायब हो जाती है तो उसका तुरंत लॉस क्या है। फिर लॉन्ग टर्म यानी ज़्यादा समय के लिए हमारे पास क्या उसका इम्पैक्ट है। तो ये दोनों चीज़ समझेंगे कि जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है वो जो ख़त्म हो रहा है, वो जो लॉस हो रहा है, उसका हमारा मतलब थोड़े समय वाला प्रभाव कैसा है और लंबे समय तक जो प्रभाव पड़ेगा वो कैसा है, तो देखते हैं। द वाइपिंग आउट ऑफ स्पीसीज एंड अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन द नंबर्स कैन अफेक्ट द लिवलीहुड ऑफ पीपल। कहता है जो ये शॉर्ट टर्म में जो स्पीसीज हमारे लुप्त हो रहे हैं या इनका जो नंबर घट रहा है, इन पर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको तो फौरी तौर पर यानी तुरंत, है ना, एकदम उसको क्या बोलते हैं, क्विकली, है ना, उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। दोज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, जो लोग फॉरेस्ट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं उनके साथ तो बहुत बुरा होगा, है ना। चाहे जिस भी पार्ट के लिए वो उस पर डिपेंडेंट है, कोई लोग मेडिसिन के लिए डिपेंडेंट है, कई लोग लकड़ियों के लिए डिपेंडेंट है, और भी बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर। तो वो सबसे पहले ऐसे लोग होंगे जो प्रभावित होंगे, है कि नहीं। इट कैन कॉज इकोनॉमिक लॉस फॉर एन इंडस्ट्री और अ कंट्री।
ये इकोनॉमिक लॉस भी है, क्योंकि जो इंडस्ट्री उस पर डिपेंडेंट होते हैं उनको तुरंत लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कनाडा हैड टू बैन कॉड फिशिंग इन 1990s बिकॉज द नंबर ऑफ फिश हैड डिक्रीज डेंजरसली थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ द फिश। ऐसा हुआ था कनाडा में, एक केस स्टडी है। कनाडा में 1990s में फ़िश की संख्या एकदम से डिक्रीज़ हो गई थी, एकदम ना के बराबर हो गई थी। एंड देयर वाज थ्रेट कि जो सर्वाइवल ऑफ फिश है वो उसका बहुत इंडेंजर्ड हो गया था कि भाई अब तो फ़िश है ही नहीं यहाँ। तो इसके लिए वहाँ पर वो बैन किया था फ़िशिंग को, खासकर कॉड। आप जानते हैं कॉड फिश, कॉड लीवर ऑयल आप पढ़े होइएगा। तो ये था। अब लॉन्ग रन में देखते हैं क्या होता है। लॉस और डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन थ्रेटन आवर वेरी एग्जिस्टेंस। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो अगर स्पीसीज़ ऐसी लुप्त होते रहें तो एक समय आएगा लंबे समय पर कि हमारी एग्जिस्टेंस यानी ह्यूमन बीइंग की जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में पड़ जाएगी। एक समय आएगा ऐसा, हम लोग को पता नहीं लगता कि हम लोग जैसे कहीं पर कोई फायर ये हो गया, कोई जानवर लुप्त हो रहा है, हम कहते हैं अपने को क्या लेना, हमको कौन सा क्या मतलब है ना। मतलब है हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं उन ऑर्गेनिज्म पर, हमें पता नहीं लगता है ना, लेकिन फ़र्क पड़ता है लंबे समय पर। ठीक है, जैसे हम क्या एग्जांपल लें, इफ़ एनी वन और मोर ऑफ दीज प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय सम किलर डिजीज़। मान लीजिए किसी किलर डिजीज़ से प्लांट्स या एनिमल अफेक्ट कर गया, मर गया, ठीक है। इट वुड बी नेसेसरी टू डेवलप न्यू वेराइटीज़ विद द हेल्प ऑफ देयर रिलेटिव्स इन द वाइल्ड। क्या होता है कि जब कोई लुप्त हो रहा होता है कोई ऑर्गेनिज्म, तो हमें उसका नियरेस्ट रिलेटिव जो होता है उसको डेवलप करना होता है हमने। दिस इज़ इन फैक्ट हैपेंड इन 1970s। 1970 में ऐसा हुआ था। देखिए क्या हुआ था, व्हेन अ वायरस वाज डिस्ट्रॉइंग राइस क्रॉप्स इन एशिया। वहाँ क्या हुआ था 1970 में कि एक वायरस आया था। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो ये तो ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन एक समय था जब ये राइस को डिस्ट्रॉय कर रहा था एशिया के अंदर। देन अ सर्च ऑफ ओवर 6000 वाइल्ड राइस वेराइटीज़ yielded one that could resist the disease and was used to develop a disease resistant variety of rice। लगभग 6000 वाइल्ड राइस वेराइटी को यील्ड किया गया, उस पर वर्क किया गया और पता लगा 6000 वाइल्ड राइस करने का पता चला एक वेराइटी ऐसा है, ठीक है, जो इस डिजीज़ का, इस वायरस का उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और उसको डेवलप किया गया। तो जा कर के हुआ ये डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ राइस को बड़े पैमाने पर फिर उगाया गया। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वाइल्ड विच वुड प्रोवाइड अस विद फूड एंड मेडिसिन इन द फ्यूचर। आपको पता है क्लास 9 में आएंगे जब आप, तो आपको मैं बताऊंगा 1.5% ऑफ द टोटल स्पीसीज फाउंड ऑन द अर्थ, यानी जितना स्पीसीज इस अर्थ पर है उसका केवल 1.5। देखिए एनसीईआरटी कई बार जो पिछला एडिशन था उसमें कहा था 1.3, नया एडिशन आया था उसमें कहा था 1.8, तो उसका एवरेज बना 1.5 जिसको एनसीईआरटी ने लिया था। ठीक है, 1.5 यानी अगर टोटल 100 है तो उसका 1.5 नोन है। अब आप समझो कितनी वैरायटी है, जितने वैरायटी को हम जानते हैं, बताओ इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स, इतना मतलब इतना सब कुछ हम लोग जानते हैं, दैट ऑल कंस्टिट्यूट ओनली 1.5% ऑफ द टोटल स्पीसीज फाउंड ऑन द अर्थ। और वो भी तब जब पर डे हम कह रहे थे, अभी पीछे पढ़ा था हमने कि पर डे 3 स्पीसीज लुप्त हो रहे हैं। तो आप कल्पना करो कि टोटल कितने स्पीसीज दुनिया में हैं। तो ये तो 6000 राइस की वाइल्ड वेराइटीज़ में टेस्ट किया गया, तो एक वेराइटी ऐसी मिली जो उस वायरस से कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। और इस तरह से थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर प्रेजेंट, जो हमें फूड दे सकते हैं, हमको मेडिसिन दे सकते हैं। एक्चुअली हम लोग इतना अभी विकसित नहीं हुए हैं कि हर एक ऑर्गेनिज़म को पढ़ सकें, जान सकें।
but we are working, scientists are working day and night. Some better will happen. They could yield cures for disease that are not yet known. हमें तो बीमारी नहीं पता, बहुत सारे बीमारी ऐसे हैं जो हमें नहीं पता. लोग मर जाते हैं, क्या हुआ भाई ऐसे मर गए, लेकिन उनको क्या बीमारी थी हमें पता नहीं है. और जब बीमारी पता नहीं होगी तो हम मेडिसिन कहाँ से लाएंगे, जबकि मेडिसिन मौजूद है ना. सो द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी आर लूजिंग मैनी ऑफ दिस स्पीसीज इवन बिफोर नोइंग एनीथिंग अबाउट देम. हम लोग बिना जाने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो पर डे 3 स्पीसीज आपने पढ़ा कि वो लुप्त हो रहे हैं डेली, हम कितने को जानते हैं. एटलीस्ट पर डे हम 3 स्पीसीज का नाम भी नहीं सुनते हैं. है कोई बंदा जो कहे कि हम डेली ऑन अ डेली बेसिस आई कम टू नो अ न्यू स्पीसीज ऑन अ डेली बेसिस. ये 3 स्पीसीज हैं हम डेली जानते हैं, नया नया डेली हम जानते हैं 3 स्पीसीज को. ऐसा है कोई? लेकिन वो 3 लुप्त जरूर हो रहे हैं. सो सैडेस्ट पार्ट है हमारे इस कहानी का कि हम लोग बिना जाने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दुनिया में आए और लुप्त भी हो गए और हमको खबर भी नहीं लगा. पता नहीं कितने सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते उसके अंदर, कितने सारे बीमारियों की दवा हो जाती है उसके अंदर, बट वी आर नॉट एबल टू नो देम. फॉर ऑफ द 10 to 14 मिलियन स्पीसीज बिलीव टू एग्जिस्ट एट प्रेजेंट. अभी 10 से 14 मिलियन स्पीसीज ऐसा बिलीव है कि एट प्रेजेंट है, बट वी हैव आइडेंटिफाइड 1.8 मिलियन, एंड ऑफ दीज 1.8 मिलियन वी हैव स्टडीड ओनली अबाउट अ थर्ड. मतलब अब आप सोचो, यहीं से आप अंदाज़ा लगाओ, 1.8 मिलियन स्पीसीज हमने आइडेंटिफाई किए हैं. 10 से 14 मिलियन स्पीसीज पाए गए हैं, ऐसा एग्जिस्ट किया जाता है, प्रेजेंट में माना गया है, और उसमें 1.8 को हमने आइडेंटिफाई किया है. और उस 1.8 में 1.8 मिलियन को हमने अभी भी उस 1.8 में से 1/3 को ही हम पढ़ पाए हैं, स्टडी कर पाए हैं. आप लगा लो कि हम कितने जानकार हैं. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. अब एक रेड डेटा बुक है, उसमें हम देखेंगे कि स्पीसीज़ कैसे इंडेंजर्ड है, कौन एक्सटिंक्ट है, कौन वेल्नरेबल है, कौन क्रिटिकल है. तो ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टुडे अप टिल नाउ इट इज़ फिनिश्ड. रेड डेटा बुक नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.